हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है जीनी मेक अ विश। ड्रामा की शुरुआत में हम जीनी के ओरिजिन के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्हें गॉड ने एंजल के एक दिन बाद यानी कि थर्सडे को बनाया था। और क्योंकि जीनीज के पास बहुत सारी पावर्स और स्ट्रेंथ थी तो उनका नेचर काफी एरोगेंट हुआ करता था। यहाँ तक कि एक टाइम पर वो गॉड की पोजीशन भी लेना चाहते थे। इसकी वजह से जीनी और एंजल के बीच में 300 सालों तक एक बैटल चलती रही है। पर उन जीनीज में से कुछ जीनी ऐसे भी थे जिन्हें बैटल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इसीलिए वो बैटल से बचने के लिए हमेशा के लिए लैंप में बंद हो गए। और जब बैटल खत्म हुई तो गॉड ने जीनीज को रिप्लेस करने के लिए एक नया क्रिएचर बनाया, वो था इंसान। यानी कि अब इतने सालों बाद जीनीज की जगह ले ली थी ह्यूमंस ने। और गॉड चाहते थे कि जितने भी जीनीज और एंजल्स होंगे उन्हें ह्यूमंस के सामने झुकना होगा, जो कि सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक जीनी ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल में फेंक दिया। तब उस जीनी ने गॉड से रिक्वेस्ट करी कि वो ये चीज़ गॉड को प्रूव करके ही रहेगा कि ह्यूमंस कितने ज़्यादा बेकार और सेल्फिश क्रिएचर हैं, तभी वो अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करेगा। ये सुनकर गॉड ने उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन उन्होंने भी उसे एक चैलेंज दे दिया। और वो ये था कि जीनी को अगर एक भी प्योर सोल वर्ल्ड में मिल गई, यानी कि उसे कोई एक भी ह्यूमन मिल गया जो कि बिल्कुल भी सेल्फिश ना हो, तो गॉड उसे हेल से भी बड़ी पनिशमेंट देगा। यहीं से शुरुआत हुई जीनी की सर्चिंग की, जहाँ वो अलग अलग लैम्प्स, जार्स और रिंग में जाता। जो लोग उसे आज़ाद करते उसकी 3 विशेस को पूरी करता। पर जीनी को जो भी मास्टर मिलता वो हमेशा अपने लिए विश मांगता था, जिससे कि जीनी गॉड को गलत साबित करने में कामयाब होता जा रहा था। लेकिन फिर एक बार उसे एक छोटी बच्ची मिल गई जिसने अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में भी खुद की बजाय दूसरों के लिए विश मांगी, यानी कि वो एक प्योर सोल थी। इसलिए गॉड ने उस जीनी को पनिशमेंट दी और वो बहुत सालों तक एक लैंप के अंदर डेजर्ट में कैद रहा। लेकिन तब भी उसने ह्यूमंस के सामने झुकना मंजूर नहीं किया और उसने बस वेट किया कि कभी तो कोई सेल्फिश ह्यूमन उसे जरूर ढूंढेगा और वो वापस से इस दुनिया में आ जाएगा। जिस दिन वो इस दुनिया में आएगा वो ह्यूमंस को सेल्फिश प्रूफ करता रहेगा और उन्हें मारकर उन्हें सजा भी देगा। और इस जीनी का नाम था इब्लिस, जिसका मतलब शैतान या फिर इविल होता है। यहीं से अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम अपनी फीमेल लीड कायुंग नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसके इमोशंस बिल्कुल ही लाइफलेस हैं। कायुंग एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो हमेशा की तरह उसी सीट पर बैठकर अपना वही सेम मील ऑर्डर करती है, जैसे कि ये उसका कोई रिचुअल हो। तभी अचानक वहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर, जो कि उसकी मॉम भी है, वो गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है कि अब बस भी करो, तुम हमेशा यहाँ पर इसी दिन आती हो। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कायोंग की मॉम ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और उसे उसकी ग्रैंडमा ने बड़ा किया है। उसकी मॉम आंटी के हाथों कायोंग के लिए पैसे भिजवाती थी ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन ग्रैंडमा गुस्से में उन सभी पैसों को गार्डन के अंदर दफना कर उस पर मिर्ची का पौधा लगा देती थी। प्रेजेंट में अब कायोंग की मॉम उसके हाथों पर वाउंड्स को नोटिस करती है और पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब कायोंग कहती है कि उसका काम ही ऐसा है जहाँ पर उसे रोज इंजरी होती है। तो मदर बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, मैंने तुम्हारे लिए काफी पैसे भेजे थे ना, अगर तुम काम भी ना करो तब भी जिंदगी आसानी से बता सकती हो। तब कायोंग बोलती है कि वो पैसे तो कब की डोनेट कर दिए गए हैं और आज मेरी जो भी लाइफस्टाइल है वो सब मैंने खुद अपने पैसों से बनाया है। और 20 साल बाद मुझसे मिलने पर आप पूछेंगे भी नहीं कि आपकी बेटी क्या काम करती है। ग्रैंडमा ने मुझे बताया है कि ह्यूमंस को हमेशा काइंड रहना चाहिए, पर ये चीज आपने मुझे कभी सिखाने का ट्राई नहीं किया। जिसके बाद हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा कायोंग की टीचर से बात कर रही थी, जहाँ पर टीचर बताती है कि कायोंग बाकी बच्चों से बहुत ही अलग है और उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो बार बार फ्रॉग को डिसेक्ट करने के लिए मांग रही होती है, जबकि उनकी वो क्लास 2 महीने पहले हुई थी। ग्रैंडमा ये सुनकर उसके लिए एक फ्रॉग लेकर आती है, लेकिन जब कायोंग उसे डिसेक्ट करने लग जाती है तब ग्रैंडमा खुद उसके हाथ पर भी एक कट लगा देती है और उसे इमोशन समझाने की कोशिश करती है कि जिस तरीके से उसे अभी दर्द हो रहा है वैसे भी इस मेंढक को भी दर्द होता है, लेकिन वो ये चीज उसे बोल नहीं पाता। और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें भी दर्द हो तो दूसरों को भी दर्द मत दो। लेकिन कायोंग कंट्रोल लूज कर देती है और ग्रैंडमा का गला दबा देती है, पर ग्रैंडमा हार नहीं मानती और फाइट बैक करती है। वो उसे बोलती है कि ये हमारा रूल है और हम इन रूल्स पर ही जिएंगे, जहाँ पर भले ही वो इमोशंस को फील ना कर पाती हो लेकिन फिर भी उसे एक्शन का रिएक्शन तो समझ में आता ही है। तायुंग बोलती है कि ग्रैंडमा ने मुझे वो सब कुछ सिखाया है जो कि आपने कभी सिखाने की कोशिश ही नहीं की। वो मेरी वजह से चुप चुप कर काफी बार रोई भी है, लेकिन अगर वो आपकी वजह से एक बार भी रोई ना तो मैं आपका गला तब तक दबाऊंगी जब तक आपके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना रहे।
इतने सालों से मैं यहाँ पर सिर्फ यही बोलने के लिए आ रही थी, और इस बार जब मेरी आपसे मुलाकात हो गई है तो अब मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है और उसकी माँ उसे देखती रह जाती है। होटल जाकर वो अपने लिए दुबई का टूर बुक करती हैं, और अगले दिन जब वो डेजर्ट में घूम रही थी तब वहाँ पर गाइड बताता है कि यहाँ पर सैंडस्टॉर्म आ रहा है, और कहा जाता है कि यहाँ पर कोई चीनी डांस करता है, इसीलिए इस तरह से रेत उड़ रही है। अब जब वो ग्रुप वहाँ से चला जाता है तो कायोंग अकेले ही डेजर्ट में घूमने लग जाती है। उसकी फ्रेंड का उसे मैसेज आता है जो कि उसकी ट्रिप के बारे में पूछ रही थी, तो वो गुस्से में उसे बताने लग जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे अपने आप को शांत करने के लिए घड़ी की टिक टिक सुनने को बोलती है। कायम जब ऐसा कर रही थी तभी अचानक से वो किसी चीज से टकराकर गिर जाती है, जो कि एक लैंप होता है। गुस्से में वो उसे पीटने लग जाती है, ये समझकर जैसे कि वो अपनी मॉम को पीट रही हो और उन पर सारा गुस्सा निकाल रही हो। लेकिन उसके इस तरह से लैंप को हिलाने की वजह से हमारा जीनी उसके सामने आ जाता है, जिसका नाम इब्लिस है। उसके अजीब अपीयरेंस को देखकर भी कायम कोई रिएक्शन नहीं देती और सीधा उससे पूछ लेती है कि कौन हो तुम, जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। चीनी अब उसके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बालों में ही फंस कर गिर जाता है और कायोंग उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही कायोंग अपने होटल रूम में पहुंचती है तो वहां पर उसे वापस से जीनी मिल जाता है, जिसने कि पूरे रूम के अंदर अपने लंबे बाल बिछाए हुए थे। कायोंग उससे पूछते हैं कि तुम मेरे रूम तक कैसे पहुंचे, तो बोलता है कि अब तुम मेरी मास्टर हो और मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कायोंग के ना चाहते हुए भी उसे अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे 983 ईयर्स पहले एक छोटी बच्ची ने उसे अपनी प्योर सोल की वजह से लैम्प के अंदर बंद कर दिया था, और उसका जो साथी था शायद वो उसे बाहर से पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन देता रहता था कि कैसे दुनिया चेंज हो रही है। फिर 900 साल बाद उसने गॉड से एक चांस मांगा और रिक्वेस्ट की कि वो बस एक बार और किसी ह्यूमन से मिलना चाहता है और उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है, क्योंकि उसने इतने लोगों को करप्ट करके हेल में भेजा था, तो वो बस एक बच्ची की वजह से गॉड से नहीं हार सकता था। और इस बीच में उसे ये भी पता चला कि वो बच्ची इन सालों में अपनी हर लाइफ के बाद रीइंकार्नेट होगी, यानी कि उसका भी पुनर्जन्म होगा। तो गॉड ने इब्लिस की रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी और उसे कहा कि अगर इस बार बाहर निकलने पर इब्लिस को वही लड़की मिली जिसे वो करप्ट करके हेल भेज पाया तो वो जीत जाएगा और वो फ्री जीनी बन जाएगा। लेकिन अगर वो लड़की अपनी हर लाइफ में एक प्योर सोल निकली तो गॉड इब्लिस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तब से इब्लिस का साथी सैयद उसे इतने सालों से ढूंढने में लगा हुआ था, और हर बार उसे वो लड़की अलग अलग लाइफ में मिल भी रही थी, पर वो इब्लिस तक पहुंचने से पहले ही किसी न किसी वजह से मारी जाती। लेकिन अब इस लाइफ में कायोंग उसे मिल चुकी थी और उसने उसे आजाद कर दिया था, वही 983 ईयर्स पहले वाली लड़की जिसने कि उसे लैम्प के अंदर बंद करवाया था। अब वो उसे अपनी 3 विशेष मांगने के लिए बोलता है, जिसमें वो किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता था और ना ही उसे फ्यूचर में भेज सकता था। वो चाहता था कि कायोंग जल्दी से अपने विश मांगे ताकि वो ये साबित कर दे कि ह्यूमंस कितने करप्ट होते हैं और फिर वो आज़ाद हो जाए। लेकिन कायोंग को उसकी सारी बातें बकवास लग रही थी, वो उसे इग्नोर करना चाहती थी, पर इब्लिस हर जगह उसके साथ ही चल रहा था। जब वो मार्केट में भी होती है तब भी वो उसे इतना इरिटेट कर देता है कि कायोंग उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जब कायोंग को रियलाइज होता है कि सिर्फ वही जीनी को देख सकती है और बाकी लोग उसे ऐसे बात करते हुए पागल समझ रहे हैं, तो वो गुस्से में उस लैम्प को समुद्र में फेंक देती है। लेकिन जीनी फिर से वापस आ जाता है। वो उस लैम्प को बेचने का भी ट्राई करती है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है, यानी कि वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाला था जब तक वो अपनी विशेष नहीं मांग लेती। अब कायोंग को एक अलग आइडिया आता है और वो अपनी फ्रेंड की बातों को याद करके उसकी वीकनेस ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। वो उससे पूछती है कि अगर वो चीनी है तो वो उड़ना भी जानता होगा ना। तब इब्लिस उसे हवा में उड़ाकर पूरे दुबई की सैर करवाता है और फिर एक सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है, जिससे कायोंग काफी खुश हो जाती है। अब जीनी को भी लगता है कि वो खुश होकर उससे अपनी 3 विशेष मांग लेगी, लेकिन कायोंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लेकिन इब्लिस वापस से उड़कर आ जाता है, वो भी अपने डार्क फॉर्म में। वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी इस लाइफ में कायोंग सबसे अलग है, क्योंकि वो इब्लिस को धक्का देते वक्त कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रही थी। और अभी भी जब उसे अपनी लाइफ बचाने के लिए विश करनी चाहिए तब भी वो सिर्फ उसे देख रही थी और विश नहीं मांग रही थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि 3 विशेष पूरी होने के बाद इब्लिस उसे वैसे भी मार डालेगा। इसीलिए वो उसे बोलती है कि अभी मार डालो। और पहली बार मुझे इतना थ्रिल महसूस हो रहा है, मैं अपने दिल को धड़कते हुए महसूस कर पा रही हूँ। जीनी उसका ये एक्सप्रेशन देखकर शॉक हो जाता है और वो उसका रिवेंज फेस देखकर और जोर जोर से हंसने लगती है। अब इब्लिस गुस्से में उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, पर कायोंग के फेस पर जरा सा भी डर नहीं था, इसीलिए इब्लिस उसे बचा लेता है।
और कहता है कि अब तो उसे कंफर्म हो चुका है कि कायुंग वही लड़की है जिसने इतने सालों पहले उसे लैब में बंद किया था। लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब वो सैड होकर सोचने लग जाता है कि क्या इंसान इतने करप्ट हो चुके हैं कि उन्हें शैतान की जरूरत ही नहीं है। तभी उसे सड़क पर अपना साथी साइड मिल जाता है, जो कि एक जैगुआर बनकर किसी रिच शेख के साथ घूम रहा था। और वो अपने मास्टर को इतने सालों बाद देखकर उसे मिलने के लिए चला जाता है। इब्लिस उसे बताता है कि उसे नया मास्टर मिल चुका है, लेकिन उसने अभी तक एक भी विश नहीं मांगी। दूसरी तरफ कायोंग भी वापस से कोरिया जाने के लिए निकल जाती है और उसने लैम्प को भी दुबई में ही छोड़ दिया था। लेकिन जब वो प्लेन में बैठती है तो इब्लिस वहां पर भी आ जाता है और उसका डिनर भी खा लेता है, जिसकी इस हरकत से कायोंग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। अगले दिन अब कायोंग अपने घर पहुंचती है तो वहां पर सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। उसे देखकर वो लोग शॉक भी रह जाते हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं आई थी। इब्लिस भी एक ह्यूमन बनकर उसके साथ में आ गया था। ये चीज रियलाइज करने पर कायोंग खुद भी शॉक हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा की फ्रेंड्स बोलने लग जाती हैं कि जरूर कायोंग ने दुबई में अपने लिए एक हस्बैंड भी ढूंढ लिया, जिसे लेकर वो कोरिया आ गई है। पर कायोंग बताती है कि वो तो बस उसके साथ दुबई में रूम शेयर करती थी। फिर कायोंग उसे लेकर गैरेज में जाती है और समझाने लग जाती है कि उसे ग्रैंडमा के सामने नहीं आना है और ना ही कोई मैजिक यूज करना है। अगर उसने ऐसा किया और उसे गुस्सा दिलाया तो वो उसे मार डालेगी। वो गुस्से में एक एक्स भी उठा लेती है, पर तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती है, जो कि इब्लिस को देख नहीं पा रही थी। इस वजह से वो समझती है कि जरूर कायोंग को वापस से अटैक्स आ रहे हैं और उसे गुस्सा आ रहा है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो वो उसे अपनी वॉच की टिक टिक सुनने के लिए कहती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बचपन में कायोंग की मॉम अपनी पूरी फैमिली के साथ उसे ग्रैंडमा के पास छोड़कर चली गई थी, तब ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि उसकी मॉम और फैमिली वापस नहीं आने वाले। कायोंग ये सुनकर रोने लग जाती है और गुस्सा भी करती है कि ऐसा क्यों, उसने तो सिर्फ मॉम के पैरट को ही मारा था। तब ग्रैंडमा उसे घड़ी की टिक टिक सुनकर खुद को शांत करना सिखाती हैं। फिर वो उसके शूज में पत्थर डालकर भी उसे चलना सिखाती हैं, ताकि वो डिस्कम्फर्ट सीखे और दूसरों को हर्ट ना करे। तब योंग कंप्लेन करती है कि ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बोलती हैं और उसे उनसे छुटकारा चाहिए। तब ग्रैंडमा बोलती है कि वो पढ़ लिख कर अच्छी जॉब ले ले और अलग रहने लग जाए। इसीलिए कायोंग नॉन स्टॉप पढ़ाई करती है और अपने विलेज की टॉप ग्रेजुएट बन जाती है। लेकिन इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी वो विलेज में एक मैकेनिक वर्कशॉप खोलती है, जिससे कि ग्रैंडमा खुश तो नहीं थी, पर उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी। बाद में ग्रैंडमा इब्लिस से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है, लेकिन उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए वो उन्हें इग्नोर करके कायोंग के रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो मार्वल और डिज्नी यूनिवर्स के हीरोज को देखता है और अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाता है। तब कायोंग उसे कहती है कि वो अपने आप को उनसे कंपेयर ना करे, वरना उस पर कॉपीराइट लग जाएगा। ये सुनकर इब्लिस सेड के साथ एक साइबर कैफे में जाता है और उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट डालने में हेल्प करता है कि भला वो इतना पावरफुल जीनी है और उनसे कंपेयर करने के लिए उसे किसकी परमिशन चाहिए होगी। पर वहां पर भी कमेंट्स में लोग इब्लिस का मजाक उड़ा रहे थे, जिस वजह से वो गुस्से में सेट पर चिल्ला देता है और पूरे स्टोर की बिजली चली जाती है। अगले दिन हम कायोंग गाड़ी लेकर अपने काम पर जा रही होती हैं। तभी कुछ विलेजर्स उसे देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही साइको लड़की है ना। लड़की पूछती है कि क्या ये उस टाइप की लड़की है जो किसी को मार भी सकती है। तब ग्रैंडमा शांत रहकर उसे बोलती है कि हो सकता है, लेकिन हमने इसे बहुत ही मेहनत से पाला है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करती है और किसी को भी हर्ट नहीं करती। इब्लिस भी ये सब कुछ सुनकर हंसता है और कहता है कि पूरे गांव ने इस लड़की को पाला है। तब ग्रैंडमा उसे बताती है कि बचपन में तो ये ऐसी लड़की थी जो कि किसी को मार भी सकती थी, और जैसे ही वो कोई शार्प ऑब्जेक्ट उठाती थी या फिर किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, तब गांव वाले उससे वो चीज़ ले लेते थे और उसकी एनर्जी को किसी और डायरेक्शन में डाल देते थे। हम लोगों ने इसे गुस्सा निकालने दिया और इंश्योर किया कि वो किसी को चोट ना पहुंचाए, और क्योंकि सभी लोग उसे एक फैमिली समझते थे। अब रात को जब कायोंग घर जा रही होती है, तब इब्लिस रास्ते में उसे रोक देता है। फिर उनके सामने एक ट्रैक्टर आता है, जिसे देखकर इब्लिस इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसे भी एक ट्रैक्टर चाहिए। असल में वो ट्रैक्टर विलेज चीफ का था, जो कि कायोंग और इब्लिस को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उसे भी पता चला था कि इब्लिस कायोंग के साथ दुबई से आया है। इब्लिस भी अब कायोंग के इशारा करने पर उसे हेलो बोलता है और उसके पास जाकर उसकी नोज से अपनी नोज टच कर देता है, जिससे कि विलेज चीफ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए इब्लिस को उनके सामने इनविजिबल होना पड़ता है, जो देखकर चीफ इरिटेट हो जाता है और इब्लिस को ढूंढने लगता है कि आखिर वो एकदम से कहाँ चला गया। इसके बाद हम विलेज स्टोर में मिस कांग नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसे स्टोर मैनेजर डांट रही थी क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे मेन स्टोर में आ गई थी और वहां पर आने से उसे मना किया गया था, क्योंकि मेन फ्लोर पर सिर्फ प्रिटी वर्कर्स ही काम करती थी।
ताकि उनके स्टोर में ज्यादा लोग आए। तभी कायोंग और इब्लिस भी वहां पर शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। इब्लिस तो वहां पर इतने सारे सामान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जगह जगह एक्सप्लोर करने लगता है। पर कायोंग उससे गुस्सा थी क्योंकि उसने चीफ पार्क के साथ कुछ ठीक नहीं किया था। वो उसे वार्न करती है कि गलती से भी इब्लिस इस तरह की हरकत मिंजी के साथ ना करे। तब इब्लिस उससे मिंजी के बारे में पूछता है और हम मिंजी को देखते हैं, जो कि कायोंग की दोस्त होने के साथ साथ एक डेंटिस्ट थी। वो भी कायोंग की तरह एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन थी। मिंजी जब गोल्फ खेलने के लिए जाती है तो वहाँ की वॉशरूम में उसे मिस्टर रियो की असिस्टेंट मिलती है। असल में मिंजी मिस्टर रियो को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उनके विलेज एरिया को खत्म करने में लगा हुआ था और हर जगह पर बस पैसे कमाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा था। जिसके बाद हम इब्लिस को देखते हैं, जो कि सेठ के साथ एक स्टोर पर जाता है और पहली बार जब वो जूस कैन पीता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो साइड में ही कुछ बच्चों को वीडियो गेम खेलता हुआ भी देखता है, जो चीज़ उसे काफ़ी कूल लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वीडियो गेम भी एक लैम्प फाइट जैसा है। इसीलिए वो भी अपने सारे कॉइन्स लगा देता है, लेकिन एक छोटे बच्चे से जीत नहीं पाता और जीतने के लिए इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो जल्दी से कायोंग के पास कुछ पैसे मांगने के लिए जाता है और उसे ऑप्शन देता है कि या तो कायोंग उसे पैसे दे दे या फिर वो अपनी फर्स्ट विश मांगे। तब कायोंग उसे बोलती है कि वो मैजिक से भी तो जितने चाहे उतने पैसे बना सकता है। तब इब्लिस बताता है कि जेनी खुद के लिए ऐसा नहीं कर सकता, उसने पहले भी ग्रैंड माँ से पैसे लिए थे। जो सुनकर कायोंग गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है क्योंकि वो ग्रैंड माँ को परेशान कर रहा था। अब वो पैसे मांगने के लिए कायोंग की गाड़ी के सामने भी आ जाता है, पर वो उसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा देती है, जिस वजह से इब्लिस सेठ को ये सब बताता है। तो सेठ बताता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे कोई पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए क्योंकि कायोंग जैसे साइकोपैथ से तो वो हेल्प नहीं ले सकता। तब इब्लिस पूछता है कि आखिर साइकोपैथ का मतलब क्या होता है। सेठ उसे वापस से अब साइबर स्टोर लेकर जाता है और उसे साइकोपैथ की डेफिनेशन बताता है, जो देखकर इब्लिस भी डर जाता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो ये चेक करेगा कि कायोंग लोगों की लाइफ की परवाह करती भी है या फिर नहीं। इसीलिए जब कायोंग अपनी वर्कशॉप में वर्कआउट कर रही थी तब वो वहां पर जाकर उसे लॉक कर देता है और आग लगा देता है। वो उसे बोलता है कि अब तो तुम्हें अपनी पहली विश मांगनी ही होगी क्योंकि ये जगह जल रही है, आग पूरे शहर तक पहुंच सकती है और सभी लोग मर सकते हैं, सिर्फ तुम ही इसको रोकने वाली हो। तब कायोंग उसे गुस्से में बोलती है कि आज सिर्फ तुम मरोगे। फिर वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है बिना टेंशन लिए और उसे पकड़कर बुरी तरीके से पीटने लग जाती है और बोलती है कि मैंने कहा था ना कि आग से मत खेलो, गलती तुम्हारी है। वो तब तक उसे मारती रहती है। इब्लिस जैसा जीनी भी कायोंग से डर रहा था, जहाँ पर सारे फायर फाइटर्स के आने से पहले ही वो आग भी बुझा देता है। और जब लोग देखते हैं कि कायोंग इब्लिस को इतनी बुरी तरीके से मार रही है तो वो लोग उसे रोकने के लिए आ जाते हैं क्योंकि इब्लिस के सर पर डेंट भी आ चुका था और उसका हाथ भी ट्विस्ट हो चुका था। फिर भी वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था और कहता है कि चिंता मत करो, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। जिसके बाद कायोंग अपना रूटीन पूरा करने के लिए मिंजू के साथ डिनर करने चली जाती है और ये चीज़ वो हर वेडनेसडे को करती थी। वो हमेशा एक ही डिश ऑर्डर करती थी, जिसकी वजह से मिंजी और उसमें थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। पर मिंजी ही थी जो कि कायोंग जैसी साइकोपैथ को संभाल सकती थी और वो ऐसा करती भी है। कायोंग भी उसे बताती है कि मिंजी सिर्फ उसकी अकेली फ्रेंड है क्योंकि उसे भी हर वेडनेसडे को एक ही डिश खाना पसंद नहीं है, पर फिर भी वो हर वेडनेसडे को वहाँ पर आती है। तभी मिंजी पानी लेने के लिए जाती है तो वाटर कूलर से इब्लिस बाहर आता है। कायोंग उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पर उस पर नजर रख रहा था, जिसे सभी लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं क्योंकि इब्लिस किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो बाहर आकर इब्लिस को एक हेयर पिन खरीद कर देती है और कहती है कि जब भी वो इनविजिबल हो तो वो इस हेयर क्लिप को पहने ताकि वो ये चीज समझ पाए कि सिर्फ वही उसे देख रही है। इब्लिस बोलता है कि तुम ये चीज विश में क्यों नहीं मांग लेती। तो कायोंग बोलती है कि तुम विश पूरी करने के पीछे इतना डेस्परेट क्यों हो, क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। वो कहता है कि बिल्कुल, तुमने मुझे 1000 साल के लिए बंद किया था। तब कायोंग पूछते हैं कि इसका क्या प्रूफ है। जीनी अब उसे बताने लग जाता है कि मैंने तुम्हें अपने सामने डिसॉल्व होते हुए देखा था और मेरा असिस्टेंट भी मेरा पास देख चुका है और वैसे भी उसकी ग्रैंडमा का कहना था कि इस दुनिया में बहुत से काइंड लोग हैं, सिर्फ कायोंग ही एक ईविल है। तो उसके अकॉर्डिंग वो लड़की नहीं है जिसे इब्लिस ढूंढ रहा है। पर इब्लिस उसकी बात पर एग्री नहीं करता। कायोंग अब उसे टास्क देती है कि इस सड़क से जो भी पहले 5 लोग गुजरेंगे, जीनी उन सभी की 3 विश पूरी करेगा और अगर ज्यादा लोग करप्ट होंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ह्यूमैनिटी डूम्ड है। और अगर इब्लिस ने ऐसा कर दिया तो कायोंग उसी वक्त अपनी बाकी की 2 विशेस मांग लेगी। पर ये कायोंग की पहली विश थी कि पहले वो उसे ये प्रूव करे कि दुनिया में सभी लोग करप्ट होते हैं।
जिस चीज़ को इब्लिस हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में सभी ह्यूमंस करप्ट होते हैं, और वो काफ़ी खुश भी था। अब घर लौटते वक्त उन्हें पहली इंसान मिलती है, मिस कांग। उसे देखकर इब्लिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके जैसे लोग आसानी से भटक जाते हैं। और जो सेकंड पर्सन उन्हें मिलती है वो कायुंग की स्कूल की क्लासमेट होती है, जो कि विलेज के ही बैंक में काम करती थी। इब्लिस उसे भी देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो भी जल्दी करप्ट हो जाएगी। तभी वहां पर एक कुत्ता आता है, जो कि अचानक से भौंकना शुरू कर देता है और इब्लिस डर जाता है। कायुंग तुरंत ही उसे घूरती है और पूछती है कि कुत्ता उसे कैसे देख सकता है, क्या उसने हेयर क्लिप हटा दिया है। तब वो तुरंत एक्सप्लेन करता है कि एनिमल्स उसे हमेशा देख सकते हैं, चाहे वो इनविजिबल हो या फिर नहीं। ये सुनकर कायुंग हैरान होकर वहां से जाने लगती है, पर इब्लिस उस कुत्ते के साथ खेलता है और बोलता है कि वो उसकी भी विशेष पूरी करेगा। पर कायुंग उसे डांटती है और बोलती है कि डॉग्स अलाउड नहीं है। पर इब्लिस बोलने लग जाता है कि उसने ये नहीं बोला था कि वो सिर्फ इंसानों को ही विश दे सकता है। इसीलिए अब कायुंग भी उसे कुछ नहीं बोल पाती। फिर उन्हें अगला टारगेट मिलता है ग्रैंडमा सा का बेटा, जो कि पोटैटो सूप रेस्टोरेंट का ओनर है। और लास्ट में एक यूट्यूबर लड़का मिलता है, जो कि सिटी छोड़कर 1 साल पहले ही अपनी वाइफ के साथ गाँव में आया है और यूट्यूब पर अपनी वाइफ के साथ विलेज लाइफ दिखाता है। अब इब्लिस के पास टोटल 5 कैंडिडेट्स हो चुके थे। इब्लिस अब फुल कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि ये सब लोग अपनी विशेस के बाद खुद ही करप्ट हो जाएंगे, उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहता है कि लोग अपने डिजायर्स अचीव कर लेते हैं, तब उनका असली नेचर सामने आता है। ये सुनकर कायुंग बोलती है कि उसने भी तो अभी अपनी पहली विश मांगी, तो उसके बारे में इब्लिस क्या सोचता है। तब इब्लिस एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वो एक साइकोपैथ है, क्योंकि उसने अपनी सिर्फ एक विश से 4 ह्यूमंस और एक डॉग को करप्ट बना दिया। और इब्लिस को लोग यूं ही इब्लिस नहीं बोलते, वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो एक इविल जेनी है और लोग उसे सेटन के नाम से भी जानते हैं। कायुंग भी अब समझ जाती है कि वो एक डेंजरस जीनी के साथ डील कर रही है। उस रात उसे एक अजीब सपना भी दिखता है, जहाँ पर वो गंदे कपड़ों में गोल्ड और सिल्वर के बीच बैठी होती है और काफी ज्यादा हंस रही थी। वो तुरंत ही सपने को देखकर उठ जाती है और अपने चेहरे को चेक करके वैसे ही हंसने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। अगली सुबह इब्लिस सेठ को ये सारी बातें बताता है, तो वो कहता है कि कायुंग की पहली विश भी अपने लिए नहीं है और वो अपने आप को साइकोपैथ बोलती है। तब इब्लिस बोलता है कि इस बार वो उससे हारना नहीं चाहता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस लाइफ को स्किप करेगा और कायुंग से दूर रहेगा, ताकि उसे उसकी विश पूरी ना करनी पड़े। अब वो घर जाता है अपना फ्लाइंग कारपेट लेने के लिए, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को राइस बनाते हुए देखता है, तो उनसे वो बाउल ही ले लेता है और फिर हवा में उड़ते हुए उस खाने को एंजॉय करता है, जहाँ पर 2 फाइटर प्लेन्स आकर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इस सब की वजह से न्यूज़ में भी क्योस हो जाता है और 2 कंट्रीज के बीच टेंशन तक हो जाती है, क्योंकि उन्हें वो कोई स्पाई लग रहा था। कायुंग ये सब कुछ न्यूज़ में सुन रही होती है। इब्लिस को वापस से कायुंग के सामने ही जाना पड़ जाता है, जहाँ पर उसका सेकंड प्लान था कि सेठ कायुंग की वर्कशॉप पर पार्ट टाइम काम करे, लेकिन ये भी फेल हो जाता है, क्योंकि कायुंग ये पता लगा लेती है कि इब्लिस और सेठ एक दूसरे को जानते हैं। जिसके बाद इब्लिस कायुंग का नेचर का पता लगाने के लिए उसके पास्ट लाइफ में जाता है, जहाँ पर एक लाइफ में कायुंग एक स्पाई होती है, पर वो वहाँ पर उससे बात नहीं कर पाता, तो वो और पीछे जाता है, जहाँ इस लाइफ में कायुंग किंग की मैसेंजर होती है, पर दोनों ही लाइफ में इब्लिस उससे बात नहीं कर पाता। पहली लाइफ में उसे बहुत ज्यादा गोलियां खानी पड़ती हैं और दूसरे में किंग के हाथों मारा भी जाता है। इस वजह से उसे वापस प्रेजेंट में आना पड़ता है। ये सभी बातें अब एक रेडियो प्रोग्राम में चल रही होती है, जिसे कायुंग सुन रही थी। जैसे इब्लिस वापस आता है तो उसका सर ठीक से जुड़ा भी नहीं होता। उसे देखकर जब कायुंग उसे घूरती है तो बोलता है कि वो एक दूर जगह पर गया था, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई। तब कायुंग बोलती है कि उसने उससे विश मांगी हुई है, तो वो उसे पूरी क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद इब्लिस उसे मिस्टर रियो की बिल्डिंग पर लेकर जाता है और बोलता है कि वो यहाँ पर एक स्पेशल पेन लेने के लिए आए हैं। उससे जो भी लिखा जाता है वो सिर्फ सच लिखा जाता है। तभी रियो भी वहाँ पर आ जाता है और वो कायुंग को ये कहकर बिल्डिंग से पुश कर देता है कि उसे रियो का एक फेदर तोड़ लेना है। जैसे ही कायुंग बिल्डिंग से गिरती है तो उसे बचाने के लिए रियो भी कूद जाता है और उसके बड़े बड़े ब्लैक पंख निकल आते हैं, जहाँ जमीन पर लैंड करते ही कायुंग उसका एक पंख तोड़ लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद इब्लिस और रियो एक दूसरे से मिलते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे के राइवल हैं, क्योंकि इब्लिस एक सेटन था और रियो गॉड का एंजल है। दोनों अब एक दूसरे से फाइट करने की बात करते हैं, जिसके लिए रियो तो हवा में उड़कर छत पर चला जाता है, लेकिन इब्लिस उसे परेशान करने के लिए पूरी बिल्डिंग को ही डैमेज कर देता है।
जिससे रियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम कायम को देखते हैं जो कि घर पर उस फेदर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ये जानने के लिए कि वो हमेशा सच भी लिखता है या फिर नहीं। वो लिखती है कि मैं ग्रैंडमा के लिए बर्डन हूँ, तो वहाँ पर बर्डन वर्ड स्ट्रेंथ में बदल जाता है, यानी कि ग्रैंडमा ने उसे कभी भी बर्डन नहीं माना बल्कि वो उनकी स्ट्रेंथ है। ये देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तभी ग्रैंडमा भी वहाँ पर आती है, तो वो उनसे बोलती है कि ग्रैंडमा मैं आपकी स्ट्रेंथ हूँ ना। ग्रैंडमा भी ये सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिसेस कांग को देखते हैं जहाँ पर उनकी मैनेजर उन्हें डांट रही थी। फिर जब वो काम कर रही होती है तो उसे सामान के बीच में एक लैंप मिलता है। एब्लिस आकर अब उसे 3 विशेस देता है, तो वो खुशी खुशी पहली विश मांगती है कि वो ब्रांच मैनेजर बन जाए। प्रमोशन मिलते ही वो अपनी मैनेजर को इंसल्ट करने लग जाती है और अपने पूरे 20 साल का फ्रस्ट्रेशन निकालती है। एब्लिस भी अब कायम को बता देता है कि मिस कांग ने अपनी पहली विश मांग ली है। अब जब कायोंग उसके स्टोर में उससे मिलने के लिए जाती है तो कांग का एटीट्यूड देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बदल चुकी थी। तो इसके बाद वो इब्लिस को अपनी और मिंजी की फ्रेंडशिप के बारे में बताने लग जाती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि स्कूल टाइम में मिंजी काफी बुली हुआ करती थी, लेकिन एक दिन कायोंग ने उसे बुली से बचाया। और क्योंकि दोनों का ही कोई फ्रेंड नहीं था, इसीलिए दोनों आपस में फ्रेंड बन गए। कायोंग मिंजी को पढ़ाई करने के लिए बहुत ही फोर्स करती थी, जिसकी वजह से वो आज एक डेंटिस्ट बनी। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जहाँ पर उसके असिस्टेंट उसे सारी खबर दे रही थी कि कायोंग ने अपनी पहली विश बता दी है और इब्लिस उसे पूरी करने में लगा हुआ है। उन्होंने रियो का फेदर भी इसीलिए लिया था ताकि वो एक रियल रिकॉर्ड बिना किसी चीटिंग के रख पाए। और रियो तो सिर्फ इब्लिस के हारने का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे ही गॉड से टास्क मिला था कि वो इब्लिस के हारने पर उसका सर उसकी बॉडी से अलग करे। लेकिन वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि उसने इतने सालों में साइकोपैथ्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी और उसका मानना था कि कायोंग एक भी विश नहीं मांगेगी। लेकिन उसने पहली विश मांग ली, इसीलिए अब उसे कायोंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। रात को अब जब इब्लिस वीडियो गेम खेल रहा था, तभी वो एक आदमी को देखता है जो कि स्मोक करके सिगरेट सड़क में ही फेंक देता है। ये देखकर वो उसे उठाने के लिए बोलता है, पर वो आदमी इब्लिस को डिसरिस्पेक्ट करता है। इसीलिए इब्लिस अब सईद को बुलाता है ताकि वो उस आदमी को सबक सिखा सके। और सईद अपने असली रूप में आकर उसे बहुत डराता है और जंगल में भाग जाता है, जहाँ पर उसे एक आउल मिलता है। असल में वो आउल होती है मिस्टर रियो की असिस्टेंट, जिसका नाम था आयरिम। और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। जब वो बात कर रहे थे तभी चीफ पार्क अपने लोगों के साथ पैंथर को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है, तो वो दोनों ह्यूमंस बनकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सईद इब्लिस से मिलता है और उसे कायोंग की रूटीन के बारे में बताने लग जाता है कि वो कार रिपेयर स्टोर चलाने के अलावा भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और वही उसका मेन काम है। वो महीने में 4 दिन अपनी जॉब से रेस्ट लेती है, क्योंकि उन दिनों में वो स्कूबा डाइविंग, हाइकिंग करने और सेम डिनर करने के अलावा एक वर्कशॉप के लिए भी जाती है। वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो स्कूबा डाइविंग और हाइकिंग करते हुए अपनी नेचुरल डेथ प्लान कर रही थी, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा के डेथ के बाद जिंदा नहीं रहना चाहती थी और वर्कशॉप में भी बस अपने लिए कॉफिन्स बनाती रहती थी ताकि उसके मरने के बाद किसी और को उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। इस वजह से इब्लिस और सैयद अपने काम में भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अगर कायोंग मर गई तो इब्लिस का प्लान ही फेल हो जाएगा और कायोंग को मारने से रोकने के लिए उन्हें उसकी ग्रैंडमा को भी जिंदा रखना था। इसीलिए इब्लिस ग्रैंडमा का सारा काम खुद ही करने लग जाता है और उनका बहुत ही ख्याल रखता है। फिर सईद इब्लिस को ये भी बताता है कि कायोंग उससे अपनी पिछली लाइफ के बारे में पूछ रही थी कि आखिर वो 983 ईयर्स पहले किस तरह मरी थी, पर सईद ने उसे कुछ भी नहीं बताया। इब्लिस ये जानकर काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि वो उसे याद रखता था, लेकिन कायोंग को तो कुछ भी याद नहीं था। वो बस ये जानना चाहता है कि क्या उसे कभी रिग्रेट हुआ था दूसरों के लिए विश करने का। ये सवाल वो सालों से अपने दिल में लिए घूम रहा है। अब वो सईद को स्ट्रिक्टली उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है उसके पास्ट के बारे में, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कायोंग बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। जब वो पूछता है कि वो कब से वहाँ पर खड़ी है, तो वो उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और फिर शॉपिंग करने के बाद इब्लिस के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाती है। तब इब्लिस उससे पूछता है कि कोई तो जगह होगी जहाँ पर जाकर कायोंग का मूड थोड़ा सा भी अच्छा होता होगा। तो कायोंग उसे अपने टाउन का सबसे ऊंचा टावर दिखाती है। इब्लिस अब उसे उड़ाकर वहाँ पर लेकर जाता है। कायोंग उसकी तरफ बढ़ती है और उसे बोल देती है कि मुझे तुम पसंद हो, जो सुनकर इब्लिस शॉक हो जाता है। जब वो उसे इसका रीजन पूछता है तो कायोंग कहती है कि वो एक कार की तरह है, स्ट्रॉन्ग भी और ब्रिलियंट भी। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा हर्ट भी फील करता है, क्योंकि वो उसके लाइफ के टॉप इम्पोर्टेंट लोगों में भी नहीं आता। वो गुस्से में पूछता है
कि उसमें भला पसंद करने जैसा क्या है। पर कायोंग की कोल्ड आइज देखकर वो चुप हो जाता है और खुद को कंसोल करता है कि वो खुद ही इम्प्रूव करेगा। फिर वो कहता है कि वो अपनी मास्टर को एक अनफॉरगेटेबल नाइट देगा। अब उसकी चुटकी बजाते ही सिटी की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और आसमान में तारे चमकने लग जाते हैं, जो सीन देखने में बहुत ही ज्यादा मैजिकल था। काइंग सोचती है कि शायद अब किस होगा, क्योंकि वो मिंजी की उस बात को फील करना चाहती थी कि जब कोई लड़का साथ में स्टार्स देखने के लिए पूछे तो उसका मतलब ये था कि वो उसे किस करना चाहता है। और किसी को किस करके कैसा लगता है काइंग देखना चाहती थी। तो उसने इब्लिस को किस किया पर उसे कुछ भी फील नहीं हुआ और वो सोचने लग जाती है कि आखिर किस करके लोगों को क्या ही मजा आता है। इब्लिस तो उसके किसिंग स्टाइल को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था। अब वो खुद फाइनली उसे प्रॉपरली किस करता है, जिससे आसमान के साथ साथ सिटी की भी साइड लाइट चमकने लग जाती है। इसके बाद टीवी स्टेशन को रिपोर्ट मिलती है कि कोई सीसीटीवी हैक कर रहा है और वो कायम होती है, जो बस उस रात का उनका किसिंग वाला वीडियो देखना चाहती थी। दूसरी तरफ इब्लिस कायोंग से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि कायोंग उसे हर जगह ढूंढ रही थी दोबारा से किस करने के लिए। इस वजह से वो कॉफिन में जाकर छुप जाता है, पर कायोंग उसे वहां पर भी ढूंढ लेती है। तब इब्लिस उसे समझाता है कि वो इस तरीके से किस नहीं कर सकते, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि किस करते वक्त बारिश होनी चाहिए और साथ में वाइन भी होनी चाहिए, तभी रोमांटिक फील आता है। काइंग ये सुनकर इरिटेट हो जाती है कि एक किस के लिए इतनी कंडीशंस क्यों, जबकि उन्होंने पहली बार तो ऐसे ही किस कर लिया था। इब्लिस बोलता है कि पहली बार तो चलता है, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो उसे आराम करने दे और काम पर चली जाए। जिसके बाद हम उस बैंक के एम्प्लॉय बॉयों को देखते हैं, जो कि सीक्रेटली कायोंग का बैंक बैलेंस चेक कर रही थी। उसकी अर्निंग और उसके खर्चे देखकर वो काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। अगले दिन बैंक में उसकी कलीग उसे टीज करती है कि वो कायोंग और मिंजी की फ्रेंड थी, लेकिन वो दोनों तो कितनी अमीर है। बोयोंग भी उसके लाइफस्टाइल और उसके एक्सपेंसिव बैग देखकर काफी जेलस हो रही थी। मैनेजर भी उसे उनके लिए कॉफी लाने के लिए बोलता है, जिससे उसकी जेलसी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि उनके विलेज में एक नई फैमिली भी रहने के लिए आई होती है। इधर इब्लिस जब घर पर आता है तो देखता है कि टीवी पर किस सीन चल रहा था। तभी ग्रैंडमा आकर जीनी से कल का वेदर पूछती है, तो इब्लिस गुस्सा हो जाता है कि वो इतने से काम के लिए उसे क्यों कह रही है। इस पर ग्रैंडमा बोलती है कि अरे वो तो अपने रोबोट जीनी से बात कर रही थी। तब इब्लिस भी उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे कायोंग की हिस्ट्री सर्च पूछता है। उससे पता चलता है कि कायोंग तो बस यही रिसर्च कर रही है कि बारिश कब होगी, ताकि वो इब्लिस को किस कर सके। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि कायोंग उसे किस करने के लिए बहुत ही डेस्परेट हो रही थी। ये सारी बातें वो सईद को भी बताता है कि उसने इतने सालों बाद किसी को किस किया। तो सईद बोलता है कि इतने सालों से वो लैंप में था, उसे एक बार अपना टीथ स्केलिंग करवा लेना चाहिए। इसीलिए वो क्लिनिक जाकर अपना स्केलिंग करवाता है, लेकिन जब फीस पे करने की बारी आती है तो उसके पास पैसे नहीं थे। इसकी वजह से वो क्लिनिक की एडमिन जी से मिलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर ही पहचान जाते हैं कि वो तो कायोंग का फ्रेंड है। इसीलिए अब मिंजी उसे लेकर कायोंग के पास जाती है, जहाँ पर कायोंग एक बार और उसके लिए पे करती है और उसकी इस हरकत की वजह से वो उसे पंच भी करती है कि वो बिना पैसे के ही स्केलिंग कराने के लिए चला गया। इसके बाद इब्लिस उसकी कार में बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। तभी कुछ पुलिस वाले कायोंग की शॉप पर अपनी कार लेकर आते हैं चेक करवाने के लिए, जो देखकर कायोंग बाहर से कार को बंद कर देती है और इब्लिस भी गलती से कार की इंजन को ऑन कर देता है। इस वजह से पुलिस को लगता है कि वो ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा है, तो वो उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लेते हैं। पहले तो इब्लिस उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे कोरियन नहीं आती है और वो अरेबिक में बात करने लगता है, पर वहाँ पर एक पुलिस वाले को अरेबिक आती थी, जो देखकर वो टाइम स्टॉप करके वहाँ से निकल पड़ता है और उसके बदले सईद वहाँ की सिचुएशन आकर संभालता है। जिसके बाद इब्लिस ग्रैंडमा के साथ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में घूम रहा था, जहाँ वो ग्रैंडमा से केक्स और फ्रूट्स लेने के लिए कहता है, पर वो उसे डांट देती है। फिर वो उसे ट्रिक करके वहाँ से निकल जाती है। तभी इब्लिस एक थीफ से टकरा जाता है, जो कि उसका पर्स चुरा लेता है, पर उसके अंदर सिर्फ हेयर क्लिप थी। वो थीफ भी ये देखकर काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी वहाँ पर दूसरे गैंग के थीफ भी आ जाते हैं और उनमें लड़ाई होने वाली थी, लेकिन इब्लिस आकर सबसे पहले तो अपना हेयर क्लिप उठाता है और फिर उनकी वेपन्स को फूल में बदल देता है, जिससे वो लोग फूल फेंक कर एक दूसरे पर लड़ाई करने लगते हैं। फिर रात को अब सभी लोग फायरवर्क्स देखते हैं और उन फायरवर्क्स में कायोंग का नाम आ रहा था, जो सब कुछ इब्लिस ने किया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कायोंग की तरफ अफेक्शन दिखाकर उसे करप्ट कर सकता है। ये फायरवर्क्स कायोंग भी अपनी शॉप से देख रही थी। तभी वहाँ पर र्यू आता है। वो उसे बताता है कि वो उस पर नजर रख रहा है और उसकी विश पूरी करने के बाद इब्लिस जैसे उसके सामने झुकेगा तो वो उसे मार डालेगा, जो सुनकर कायोंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो र्यू के सामने शो नहीं करती और गेट लॉस्ट बोलकर उसे अपनी वर्कशॉप से भगा देती है, जिस वजह से र्यू अपने ऑफिस में जाकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि वो सच में साइकोपैथ है।
अब उसे नहीं पता कि वो अपनी अगली 2 विश में क्या मांगने वाली है, और ऊपर से वो उसे गेट लॉस्ट बोल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इब्लिस जब वीडियो गेम खेल रहा होता है तब मिंजी वहाँ पर आ जाती है और फिर दोनों रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर मिंजी बताती है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी वेट्रेस वहाँ पर आकर मिंजी से कहती है कि उसे पहली बार पता चला है कि वो लड़की है। ये सुनकर दोनों हंसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। उसी वक्त कायुंग भी वहाँ से क्रॉस हो रही थी, जो उन्हें हंसता हुआ देख लेती है। फिर वो मिंजी को घर ड्रॉप करने जाती है, पर क्योंकि इब्लिस के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने रेस्टोरेंट का बिल पे नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे पुलिस फिर से पकड़ लेती है और कायुंग को ही उसे वापस से छुड़ा कर लेकर आना पड़ता है। वो उसे बोलती है कि तुमने अपने एंजल दोस्त को क्यों नहीं बुलाया, और वो और रियो आपस में दुश्मन कैसे बन गए। तो इब्लिस उसे पूरी स्टोरी बताते हैं कि जब सारे जीनीज एरोगेंट होकर गॉड की जगह लेने वाले थे, तब गॉड ने एंजल्स को उन्हें खत्म करने के लिए भेजा, और रियो उन सभी एंजल को लीड कर रहा था, जिसने आधे से ज्यादा जीनीज को खत्म कर दिया। और जो बचे हुए जीनी थे उन्हें लैम्प्स और रिंग्स वगैरह में बंद कर दिया गया। कुछ लोग अभी भी जिंदा है जो कि अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि बारिश को कंट्रोल करना। ये सुनकर कायुंग काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो उस जीनी को ढूंढ कर लाए जो कि रेन को कंट्रोल कर सकता है। इब्लिस को भी रियलाइज होता है कि उसने उसे गलत चीज बता दी, इसीलिए वो तुरंत ही ये बहाना करता है कि सेड उसे बुला रहा है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सुपरमार्केट में मिसेस कांग प्रमोशन के बाद एटीट्यूड दिखाने लग जाती है और अपने कलीग्स को नीचा दिखा रही थी। उसके कलीग भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए वो इब्लिस को बुलाकर अपनी सेकंड विश मांगती है कि वो 20 साल की एज में जाकर ब्रांच मैनेजर बनना चाहती थी और यंग एज में सक्सेस पाना चाहती थी। इसीलिए इब्लिस उसकी ये विश भी पूरी कर देता है। दूसरी तरफ हम उस नए घर के लोगों को देखते हैं, जिसमें एक बच्चा भी होता है। वो बच्चा जब अपने घर पर आता है तो उसके घर में एक और आदमी ट्रैप्ड होता है, जो कि शायद उन जीनीज में से एक था जिनके बारे में इब्लिस ने बताया था कि वो कैद है। जिसके बाद कायोंग से मिलने के लिए जुनियो नाम का एक लड़का आता है। असल में वही अपनी फैमिली के साथ उस विलेज में शिफ्ट हुआ था। वो कायोंग को थैंक्स बोलने के लिए आया था, क्योंकि वो उसको कॉलेज टाइम से जानता था और उसी की वजह से वो वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। इधर इब्लिस भी मेज कांग की विश पूरी करने के बहाने 20 साल पहले वाली कायोंग से मिलने चला जाता है। तब कायोंग काफी छोटी थी, लेकिन उस टाइम वो इब्लिस को स्ट्रेंजर समझकर पत्थर मार देती है, क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे स्ट्रेंजर से बात करने से मना किया था। जो सब कुछ प्रेजेंट वाली कायोंग भी दिमाग में मेमोराइज कर रही थी। फिर इब्लिस सईद से मिलता है। वो जुन्नान के बारे में उसे बता देता है, जिससे कि इब्लिस को थोड़ी सी जेलसी होती है। अब बारिश होने की वजह से कायोंग हर जगह पर इब्लिस को ढूंढ रही होती है। तब बारिश रुकने पर वो उससे विलेज की सुनसान सड़क पर मिल जाता है, जिस वजह से कायोंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसे बारिश रुकने के बाद मिला था और उसका इम्पोर्टेंट मोमेंट मिस हो गया। तभी डॉग भी वहाँ पर आकर भौंकने लग जाता है, और क्योंकि ये डॉग हमेशा कायोंग की इमोशनलेस फेस को देखकर भौंकता था, इब्लिस अब उस डॉग की विश पूरी करने का प्लान बनाता है। असल में उस डॉग का नाम म्यूट था और वो विश करता है कि वो एक हैंडसम गुड लुकिंग 40s का जेंटलमैन बनना चाहता था, और इब्लिस उसे ये बना भी देता है। लेकिन उसकी एक रिक्वेस्ट थी कि वो म्यूट को बाकी डॉग्स तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कहे कि वो आगे से कायोंग पर ना भौंके। जिसके बाद वो एक ह्यूमन बन जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसकी हैंडसमनेस और पर्सनालिटी देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। पर सिर्फ ह्यूमन बनना काफ़ी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर अब भी एक डॉग ही था, जिसकी वजह से वो सभी के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल पर डॉग की तरह सुसु करने लग जाता है। अगले दिन अब जब कायोंग काम कर रही थी, तभी उसकी ग्रैंडमा उसे फ़ोन करके उसकी नोटबुक के बारे में पूछती है, जिसमें उसने कुछ बातें लिखी हुई थी और ग्रैंडमा उसे पढ़ रही थी। जिस वजह से वो इब्लिस की हेल्प लेती है और अपनी डायरी उसे लैम्प के अंदर छुपाने के लिए बोलती है, ताकि उसका डेटा सेफ रह सके। इसीलिए इब्लिस अब उसे अपना लैम्प दिखाने लेकर जाता है, जहाँ पर कायोंग उसे अपनी बातें शेयर करती है कि वो लोगों के लिए एक ऐसे स्टोन की तरह है, जो कि उनके शूज में फंस कर उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता है। इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमा के बाद इमीडिएटली मरना चाहती है, और वो इब्लिस के हाथों मरना चाहती है, क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा आसान और फन रहेगा, और वो नहीं चाहती कि इब्लिस भी रियो से हारे। जो सुनकर इब्लिस थोड़ा सा शॉक रहता है कि कायोंग को पता है कि अगर इब्लिस जीता तो उसे मरना होगा, फिर भी वो उसे ही सपोर्ट कर रही है। दोनों अब लैम्प के अंदर कुछ फर्नीचर लेकर आते हैं और उसे रहने लायक बनाने लग जाते हैं, ताकि कायोंग वहाँ पर बैठकर भी अपना काम कर सके। इस बीच इब्लिस उसे ये भी बताते हैं कि मिस कांग ने अपनी दूसरी विश मांगी है। तो कायोंग बोलती है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी वो सुपरमार्केट से ही क्यों चिपकी हुई है। तो इब्लिस बोलता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं, अपनी टेरिटरी में ही रहकर राजा बनना चाहते हैं, इसीलिए वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता।
ये सुनकर एक टूल लेकर कायोंग उसके पीछे भागती है उसे मारने के लिए। ग्रैंडमा को उनके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी, इसलिए वो लैंप को जोर जोर से हिलाने लग जाती है कि उसमें से आवाज कैसे आ रही है। लेकिन तभी ग्रैंडमा की फ्रेंड उनके घर आ जाती है, तो वो लैंप को वहीं बेड पर फेंक कर चली जाती है और लैंप के गिरने से कायोंग और इब्लिस एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। पर क्योंकि उन्हें किस करने के लिए ड्रंक होना जरूरी था, इसीलिए ड्रिंक्स लेने के लिए वो दोनों बाहर जा ही रहे थे। तभी कायोंग ग्रैंडमा को रोते हुए देखती है, क्योंकि उनके विलेज के मिस्टर किम की डेथ हो गई थी। कायोंग पूछती है कि तू इसके लिए ग्रैंडमा क्यों रो रही है, तो मिसेस स्यो कहती है कि क्या वो इमोशंस के बिना जीती है, उसकी ग्रैंडमा दुखी है इसीलिए रो रही है। जो सुनकर कायोंग चुप हो जाती है। अब सभी लोग मिस्टर किम के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं, जहाँ पर कायोंग अपनी ग्रैंडमा की बातों को नोटिस करती है कि कैसे ग्रैंडमा ओल्ड होने से डर रही थी, कि वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके मरने के बाद कायोंग का क्या होगा। जो सुनकर कायोंग अब इब्लिस से मिलती है और उसे अपनी सेकंड विश के बारे में बताती है। वो चाहती थी कि उसकी ग्रैंडमा यंग हो जाए, बिल्कुल उसी की तरह, ताकि वो एक लॉन्ग लाइफ जी सके। ये सुनकर इब्लिस शॉक हो जाता है, क्योंकि कायोंग की पहली विश अपने लिए नहीं थी और दूसरी विश भी ग्रैंडमा के लिए थी, यानी कि कायोंग को करप्ट करने का और उसे सेल्फिश बनाने का। इब्लिस के पास अब सिर्फ एक आखिरी चांस था, जहां वो अगले ही सेकंड ग्रैंडमा को हवाई के टिकट्स दे देती है और बोलती है कि वो लोग 2 दिन बाद हवाई घूमने जा रहे हैं। इस पर ग्रैंडमा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कायोंग के प्लान के अकॉर्डिंग वो पूरे विलेज में ये बात बोल देती है। जहाँ ये सुनकर कुछ लोग तो खुश होते हैं, लेकिन कुछ उसे जेलस होने लग जाते हैं। मिस कांग की मदर इन लॉ भी ये सुनती है, जहाँ वो मिस कांग को बोलने लग जाती है कि जब से वो ब्रांच मैनेजर बनी है, वो तो अपनी फैमिली को टाइम ही देना भूल गई है। ऐसा सच में था, क्योंकि जब मिस कांग अपनी बेटी से मिलने उसके हॉस्टल जाती है, तो वहाँ पर उसकी बेटी होती ही नहीं है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गई थी और उसने कॉलेज एग्जाम देने से भी मना कर दिया था। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से मिस कांग को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसे ब्रांच मैनेजर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ब्रांच मैनेजर बनने से पहले उसकी बेटी के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। पर तभी उसके सामने इब्लिस आ जाता है, जो उसे कहता है कि वो चाहे तो सब कुछ नॉर्मल कर सकती है, लेकिन जैसा कि इब्लिस ने कहा था कि ह्यूमन सेल्फिश होते हैं, वो बात सही निकलती है, क्योंकि मिस कांग अपनी लास्ट विश इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायोंग की सेकेंड विश भी पूरी हो जाती है। जब ग्रैंडमा अपने यंग लुक को देखती हैं, तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता और वो बार बार अपने यंग वर्जन को मिरर में देखकर बेहोश हो रही थी। लेकिन जब उसे फाइनली बिलीव होता है, तो वो सीधे कायोंग के वार्डरोब में चली जाती है, क्योंकि उन्हें अब अच्छे कपड़ों की ज़रूरत थी। कायोंग भी ये देखकर थोड़ी सी सरप्राइज थी कि उसकी ग्रैंडमा तो सच में अपने टाइम की सबसे प्रिटी लड़की थी। दूसरी तरफ मिस्टर रियो को भी कायोंग के विश के बारे में पता चल जाता है, तो वो सीधा इब्लिस से मिलने के लिए आता है और वो उसे समझाने के लिए आया था कि उसे इस तरह की विशेष पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया एकदम से किसी का भी यंग होना या फिर रिच होना किसी मिरेकल से कम नहीं था और लोगों के सामने मैजिक का एग्जिस्टेंस प्रूव करना उनके रूल्स के खिलाफ था। फिर हम देखते हैं कि इब्लिस डॉग की भी सेकंड विश पूरी करता है, क्योंकि म्यूट इंसान तो बन गया था, लेकिन उसे रहने के लिए आइडिया और पैसों की ज़रूरत थी और उसे सब कुछ मिल भी जाता है। लेकिन फिर भी वो 2 टीनेजर्स को कुत्तों की तरह काट लेता है, क्योंकि उन्होंने पहले उसे मारकर भगाया था जब वो डॉग हुआ करता था। इसीलिए अब वो उनसे बदला लेता है और पैसे देकर बोलता है कि वैक्सीन लगवा लेना। दूसरी तरफ जब कायोंग हेयर वॉश कर रही थी, तो उसे ग्रैंडमा कहीं पर भी नहीं मिलती। वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। इधर ग्रैंडमा स्टाइलिश कपड़े पहनकर बाहर घूम रही होती है। उन्होंने इतनी गर्मी में भी लेदर जैकेट पहनी हुई थी। वो लोगों से मिलकर स्माइल कर रही थी और अपनी यंग एनर्जी को टेस्ट कर रही थी। जब कायोंग उनके पास आती है, तो वो उसे देखकर भागने लग जाती है और उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था वापस से यंग होके, क्योंकि अब उनकी बॉडी में कोई पेन भी नहीं हो रहा था। वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि बहुत सारी शॉपिंग कर दी है। अब जब कायोंग को रियलाइज़ होता है कि ग्रैंडमा का बिहेवियर लिमिट से बाहर जा रहा है, तो वो स्ट्रिक्ट रूल सेट कर देती है ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। जैसे कि ग्रैंडमा को अब से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी थी और अपनी ग्रैनी फ्रेंड से बचकर रहना था, ताकि वो उसे पहचान ना ले। अब क्योंकि ये दोनों तो रूल्स बनाने में बिजी थे, तो इब्लिस को खाना भी नहीं मिलता, इसीलिए वो अपसेट होकर बाहर बैठ जाता है। वहाँ पर कुछ और भी लोग आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सभी लोग कैबेज काटने जाने वाले थे। जब सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए हाथ उठाते हैं, तो इब्लिस भी हाथ उठा देता है और क्योंकि वो यंग था और हैंडसम भी, इसीलिए उसे भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। जहाँ पर बाकी सभी लोगों को देखकर वो बहुत ही जल्दी जल्दी काम करता है। फिर जब वो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था, तब उसे पहली बार अपने काम की सैलरी मिलती है, जो देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि वो अगले दिन भी कैबेज काटने के लिए उन लोगों के साथ चला जाता है।
फिर साइड जॉब करते हुए उसे याद आता है कि अरे उसका मेन काम तो विश पूरी करना है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सांग को देखते हैं जो कि रास्ते में अपनी ट्रक से एक डियर को हिट कर देता है जो कि अभी भी जिंदा था। पर मिस्टर सांग फिर भी उसे मारने वाला था क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। तभी उनके सामने इब्लिस आ जाता है और मिस्टर सांग को बताता है कि वो उसकी 3 विश पूरी करेगा क्योंकि वो एक जीनी है। सांग को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो मजाक में अपनी पहली विश मांग लेता है कि वो अगर जीनी है तो वो इस डियर को ठीक करके दिखाए, जो कि इम्पॉसिबल था। पर इब्लिस उस डियर को ठीक कर देता है, जो देखकर सांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी एक विश ऐसे ही वेस्ट हो गई थी। इसीलिए वो इब्लिस को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाता है। पर इब्लिस उसे अपनी लिमिट्स क्रॉस करने के लिए सबक सिखाता है और ये कहकर गायब हो जाता है कि अगले 2 विशेस के बारे में सांग को अच्छे से सोचना चाहिए। जिसके बाद इब्लिस सेठ से जुनियो की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, जहाँ उसे पता चलता है कि जुनियो और कायोंग कॉलेज टाइम में साथ में डांस क्लास जाया करते थे। ये सुनकर इब्लिस थोड़ा सा जेलस हो जाता है और वो पास्ट में जाकर जुनियो को हर्ट कर देता है ताकि वो अगले दिन से डांस क्लास ही ना जा पाए। इधर जुनियो से मिलने के लिए चीफ पार्क उसके घर पर जाता है क्योंकि वो लोग वहाँ पर नए नए आए थे, तो उसे उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जहाँ पर उसे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स दिखते हैं और साथ ही उसे घर के अंदर वो बंधा हुआ आदमी भी नजर आता है जो कि एकदम से गायब भी हो जाता है। तभी चीफ पार्क की मुलाकात होती है जुनियो से, जो कि अपना नंबर उसे देने के बजाय किसी और रैंडम बॉडीगार्ड का नंबर उसे दे देता है। और हम ये भी देख पाते हैं कि जुनियो के पास कायोंग के फोटोज थे, यानी कि वो उस पर नजर रख रहा था। वहीं कायोंग भी पूरे विलेज में कैमरास फिट कर रही थी ताकि वो ग्रैंडमा पर नजर रख सके। अब जब वो घर पर जाती है तो देखती है कि ग्रैंडमा मिर्ची के पौधों के नीचे गड्ढा कर रही हैं। तो कायोंग उन्हें बताती है कि वहाँ पर अब कोई भी पैसे नहीं हैं क्योंकि वो पैसे तो कायोंग ने कब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। जिसके बाद वो मिंजी के साथ डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ में उनकी बातों से पता चलता है कि कायोंग ने कुछ पैसे मिंजी की कॉलेज फीस भरकर भी खर्च किए थे। फिर मिंजी उससे पूछती है कि ग्रैंडमा आजकल दिखाई नहीं देती, तो कायोंग बहाना बना देती है कि ग्रैंडमा हवाई गई है और कायोंग काम होने की वजह से नहीं जा पाई। ये चीज़ वहाँ पर मौजूद एक ग्रैंडमा भी सुन लेती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात थी तो उसने टिकट वेस्ट क्यों किया, वो टिकट तो मुझे दे देती, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ चली जाती। और काफ़ी जेलस होती है। अगले दिन हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि हेयर कट करवाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक स्कूटर उन्हें हिट करने वाला था, पर मिंजी एक हीरो की तरह आकर उन्हें बचा लेती है। और ग्रैंडमा की ब्यूटी को देखकर एक बार के लिए वो काफ़ी सरप्राइज हो गई थी, जहाँ वो दोनों बात करते हैं और एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर हम उस बैंक एम्प्लॉय को देखते हैं, उसका बॉस उसे डांट रहा था क्योंकि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। इस वजह से वो काफ़ी दुखी होती है। फिर उसका बॉस उसे बर्तन क्लीन करने का काम देकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो काम कर रही थी तो वो लैंप को भी कोई केटल समझकर उसे रब कर देती है और उसमें से इब्लिस बाहर आ जाता है, जहाँ उसे देखते ही बोयोंग एकदम से खुश हो जाती है और अपनी पहली विश भी मांग लेती है, जो कि ये थी कि कायोंग के अकाउंट के सारे पैसे उसे चाहिए। और इब्लिस को भी ये विश पूरी करनी पड़ती है। जब कायोंग डायरी में अपना डेटा लिख रही थी तो इब्लिस उसे कहता है कि अब तो कायोंग को पता चल गया होगा कि लोग कितने ज़्यादा करप्टेड हैं। कायोंग को भी फील होता है कि वो धीरे धीरे हार रही है, इसीलिए वो इब्लिस को हक कर लेती है क्योंकि मरते टाइम वो ये नहीं कर पाएगी, जो कि इब्लिस को भी काफ़ी अच्छा फील होता है। तभी कायोंग उसे वहाँ पर रखी हुई आर्ट ग्लास के बारे में पूछती है क्योंकि उसकी सैंड थोड़ी सी भी मूव नहीं हो रही थी। इस पर इब्लिस उसे बताता है कि वो आर्ट ग्लास एक कॉफिन है और उसके अंदर जो सैंड है वो असल में कायोंग की ही एशेज है, जिसे कायोंग जैसे ही टच करती है तो उसे अपने पास लाइफ की कुछ झलक नजर आती है, जहाँ वो समझ जाती है कि वो पहले भी इब्लिस के लैंप में आई थी। अगले दिन अब जुनियो कायोंग की शॉप पर आता है। वो आज अपने बेटे के साथ आया था, जहाँ पर किसी काम की वजह से वो उसे वहीं पर छोड़कर बाहर चला जाता है। तो कायोंग नोटिस करती है कि जुनियो के बेटे के हाथ में गोर्यू डायनेस्टी की बुक थी, यानी कि वो कोरियन हिस्ट्री पढ़ रहा था। और वो कायोंग को भी यही बताता है कि बहुत सालों पहले गोर्यू डायनेस्टी का अरेबिक डायनेस्टी के साथ एक मिस्टीरियस कनेक्शन था। और कायोंग को ये भी अजीब लगता है कि उसका बेटा हमेशा थका हुआ नजर आता था, वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सेठ को उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर जैसे ही वो बच्चा सेठ की परछाई देखता है तो वो समझ जाता है कि वो असल में एक जैगुआर है। इधर कायोंग को पता चल गया था कि ग्रैंडमा ने उसकी फेवरेट हील्स पहनी है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। पर तभी वो देखती है कि ग्रैंडमा तो मिंजी के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी और बहुत हंस रही थी, जिससे कि उसे थोड़ी सी जेलस जैसी फीलिंग आती है और वो वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इब्लिस ने उसकी सेफ से पैसे चोरी करके म्यूट को दे दिए थे और उसने उसकी एंजल वाली पेंटिंग भी खराब कर दी थी। इस वजह से रियो गुस्से में उससे फाइट करता है, पर यह फाइट इब्लिस जीत जाता है। दूसरी तरफ काइंग भी अपनी पास्ट लाइफ याद करने की कोशिश करती है। तभी उसके घर के बाहर रियो आ जाता है जो कि उसे पास्ट लाइफ याद दिलाने में हेल्प कराने आया था और वो उसे बताना चाहता था कि आखिर कायोंग उस टाइम किस तरह से मरी थी। कायोंग पूछती है कि वो भला उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है, तो रियो बताते हैं कि वो इब्लिस को मारना चाहता है और कायोंग भी इब्लिस से जीतना चाहती है, तो वो दोनों साथ में काम कर सकते हैं। पर कायोंग एक शॉवल उठाकर उसके फेस पर मार देती है और कहती है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि उसके फेस पर साफ नजर आ रहा है कि वो एक चीटर है। वहीं आयरन को भी कायोंग का हिट फील होता है। उस वक्त वो सेठ के साथ डिनर कर रही थी। दोनों ही समझ जाते हैं कि इब्लिस तो गेम खेलने में बिजी है और इस दुनिया में सिर्फ कायोंग ही बचती है जिसमें रियो को मारने की हिम्मत होगी। अगले दिन अब कुछ पुलिस ऑफिसर्स कायोंग की शॉप में जाते हैं किसी मिसिंग लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिस पर कायोंग कुछ भी जानने से मना कर देती है। लेकिन असल में वो बहुत कुछ जानती थी क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो सांग का ट्रक रिपेयर कर रही थी तब उसका ध्यान उसकी ट्रक की हेडलाइट पर गया था जो कि टूटी हुई थी और उसके ऊपर कुछ बाल भी चिपके हुए थे जो कि मिसिंग लड़की के बालों से मैच करते हैं। दूसरी तरफ से इब्लिस को ये सब बता देता है कि कल कायोंग ने रियो को क्यों मारा, जिसकी वजह से इब्लिस उसी टाइम कायोंग से बात करने के लिए जाता है। लेकिन आज तो वो स्कूबा डाइविंग के लिए गई हुई थी, तो वो उसे मिलने के लिए पानी के अंदर जाता है जहाँ वो उसे कहता है कि कायोंग अपनी नेचुरल डेथ के लिए हर तरह की प्रैक्टिस कर रही है, तो शायद गॉड ने उन्हें इसीलिए मिलाया होगा ताकि इब्लिस उसे मारने में उसकी हेल्प कर सके। इसीलिए वो उसे वापस से ऑक्सीजन पाइप लगा देता है। उधर हम मिसेस कांग को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेती है और उसकी हरकतें देखकर वो काफ़ी हेल्पलेस फील करती है। फिर वो इब्लिस से अपनी विशेस के बारे में बात करती हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी थर्ड विश कब मांगे और उसके अंदर क्या मांगे। तो इब्लिस उसे एक स्टोरी बताते हैं कि एक आदमी ने 72 ईयर्स तक अपनी थर्ड विश को संभाल के रखा था और फिर उसने आखिर में ये विश मांगी कि इब्लिस उस आदमी की पहली 2 विशेस को भूल जाए। मिस कांग ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसे और विशेस मांगने का चांस मिल जाएगा। इब्लिस भी उसे सोचने का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रैंडमा नई ड्रेस पहनकर बेकरी जाती हैं। वहाँ पर उन्हें फिर से मिंजी मिल जाती है और दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों को हंस हंस कर बात करता हुआ ग्रैंडमा की एक फ्रेंड भी देख लेती है। अब वो बाकी ग्रैनीज को बताती है कि जब से कायोंग की ग्रैंडमा हवाई गई है तब से ना ही उसका कोई कॉल आया है और उसके जाते ही वो यंग लेडी भी कायोंग के साथ रहने के लिए आ गई है। कायोंग पिछली रात उसके साथ मिलकर फील्ड में एक गड्ढा भी कर रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों ने मिलकर कायोंग की ग्रैंडमा को ठिकाने लगा दिया हो, जिसकी वजह से वो ग्रैनीज अगले दिन ही चीफ पार्क के साथ कायोंग के घर पर चली जाती हैं। वो कायोंग को अरेस्ट करवाना चाहती थी क्योंकि कायोंग ही एक साइकोपैथ थी और वो अपनी ग्रैंडमा को भी मार सकती थी। ये सब सुनकर ग्रैंडमा को कायोंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन तभी चीफ पार्क के फ़ोन पर ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आता है और जब वो सब ग्रैंडमा को देखते हैं तो उनका शक दूर हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। असल में ये सब इब्लिस ने किया था। जहाँ पर सभी के जाने के बाद वो कायोंग से पूछता है कि क्या वो उसे थैंक्स नहीं बोलेगी क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी, पर कायोंग भी उस टाइम कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होती है, जिसकी वजह से वो इब्लिस से कहती है कि किसी सेटन से अगर विश मांगो तो उसका रिजल्ट यही होता है और वो विश भी आगे चलकर अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती। जो सुनकर इब्लिस को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो अकेले एक जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो इब्लिस का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इब्लिस जब उसे बताता है कि उसके एंसेस्टर्स ने एंजल से लड़ाई की थी तो वो लड़की उसे पागल समझकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम आयरन के बारे में भी जान पाते हैं कि वो एंजल ऑफ डेथ यानी कि रियो के स्मोक से बनी थी और उसने उसकी सुनने की पावर भी छीन ली थी क्योंकि वो एक आउल थी और वो हेवन के सीक्रेट सुन सकती थी। यही वजह थी कि वो लोगों के होठ पढ़कर उनका सच पता लगाती थी, उनकी बातों को समझ पाती थी। जिसके बाद इब्लिस एक जगह पर जाता है जहाँ पर सभी लोग गैम्बलिंग कर रहे थे और वहाँ पर एक ठग होता है जो कि उसे इंटरेस्ट में पैसे देता है ताकि वो भी गैम्बलिंग कर सके। फ्री में पैसे देखकर इब्लिस खुश होकर उस आदमी के नाक से अपनी नाक को टच करता है, जो कि अरब में थैंक्स करने का एक तरीका था, पर वो आदमी इब्लिस के खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर देता है और एक बार फिर से उसे फ्री करवाने के लिए कायोंग को आना पड़ता है। इस गलती पर वो उसे बहुत मारती है। वहीं हम बोयोंग को देखते हैं जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है
क्योंकि कायोंग के अकाउंट की डेली ट्रांसफर लिमिट बहुत ज़्यादा कम होती है और अगर स्पीड से कायोंग उसे पैसे भेजती रही तो उसके बैंक वाले उसे इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगे। इसीलिए वो अपनी सेकंड विश मांगती है कि कायोंग अपनी डेली ट्रांसफर लिमिट एकदम मैक्सिमम करवा ले, जिससे कि उसके अकाउंट में और ज़्यादा पैसे जल्दी जल्दी आ सके। जैसे ही उसकी ये विश कंप्लीट होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और पैसे आते ही सबसे पहले वो अपने लिए कायोंग जैसे एक्सपेंसिव बैग खरीदती है। इब्लिस फिर कायोंग से पूछता है कि क्या वो गुस्सा नहीं हो रही, पर कायोंग की फेस पर ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, वो अभी भी नॉर्मल थी। इब्लिस जब उसका मजाक उड़ाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या इब्लिस को किसी चीज़ से नफरत नहीं है, जैसे कि क्रॉस या फिर लड़की, जैसे कि वेम्पायर्स को होती है। तो इब्लिस बोलते हैं कि उसे सिर्फ कायोंग से नफरत है, तो उसे उसके लैम्प से बाहर चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम मिंची और ग्रैंडमा को देखते हैं, दोनों साथ में वर्कआउट करते हैं। वहीं चीफ पार्क को जुनियो की फैमिली पर थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग थे और जो कि बॉडीगार्ड नहीं लग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि इब्लिस का एक यंग फ्रेंड होता है सांगयुक, जो कि उसके साथ गेम खेलता रहता था। वो आज भी गेम खेलने के लिए आता है, पर इब्लिस उसके हाथ पर चोट के निशान देखता है। तब सांगयुक बताता है कि ये सब उसके मॉम के बॉयफ्रेंड ने किया है, जो कि उसे और उसकी मॉम को अब्यूज़ करता रहता है। और एक दिन जब सांगयुक अपने घर से भाग रहा था, तब उसने आसमान में एक एंजल को देखा और उससे प्रे किया कि वो उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड को सबक सिखाए। जो सुनकर इब्लिस सांगयुक की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो उस आदमी को डेजर्ट में ले जाकर भेड़ियों के सामने छोड़ देता है, ताकि वो अगली बार सांगयुक जैसे एक छोटे बच्चे पर हाथ ना उठाए। और यहाँ पर इब्लिस ये भी रिवील करता है कि कुछ साल पहले वो अपने जीनी ब्रदर के लिए लड़ा था और अब वो अपनी वॉर वापस से स्टार्ट करने वाला है, लेकिन इस बार वो सांगयुक जैसे अपने दोस्त के लिए लड़ेगा, जिनके साथ इस दुनिया में बुरा हो रहा है। पर ये खबर सुनते ही रियो उसे रोकने के लिए आ जाता है, क्योंकि इब्लिस दुनिया का बैलेंस बिगाड़ रहा था। वो उसे अच्छा बनने का नाटक बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो इब्लिस को ये भी कहता है कि वो बहुत जल्दी कायोंग को सच भी बताने वाला है कि इब्लिस ने आखिर क्या किया था। जो सुनकर इब्लिस भी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ कायोंग लैंप के बारे में पता लगा रही थी और उसे पता चलता है कि इब्लिस तो 983 सालों से लैंप में कैद था, लेकिन वो लैंप असल में इब्लिस के कैद होने के 20 साल बाद बनाया गया था, यानी कि वो कुछ तो छुपा रहा था। फिर हम म्यूट को देखते हैं, उसका बॉडीगार्ड उससे काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी देर से सड़क पर अपने डैड के आने का वेट कर रहा था। जिसके बाद हम बोयुंग को भी देखते हैं। जब वो बैंक जाती है तो उसका बॉस पर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि वो इतने दिनों से कायोंग के अकाउंट स्टेटस पर नज़र रख रही थी और उसके अकाउंट में रोज़ कायोंग के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे, जिसकी वजह से वो उसे वार्न करता है कि अगर कायोंग के अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो उसे काम से निकाल देगा। दूसरी तरफ हम जुंगयू के बेटे को भी देखते हैं। वो अपने घर में कैद उस जीनी से बात करने के लिए जाता है और उसे एक एप्पल खाने के लिए देता है। इधर कायोंग अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होती है, इसलिए वो फाइनली रियो के पास चली जाती है। रियो अब उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कायोंग की मौत हुई थी, और ये बात थी 1000 साल पुरानी, जब गोरियो डायनेस्टी के बच्चों को अरेबिक डायनेस्टी में स्लेव बनाने के लिए बेचा जाता था। कायोंग और उसके भाई को भी 16 डीलर्स अपना स्लेव बनाकर डेजर्ट क्रॉस कर रहे थे, जहां उन पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स ने अटैक कर दिया था और उन डीलर्स ने उन कुत्तों के सामने कायोंग के ब्रदर को फेंक दिया था, जो कि पैर से हैंडीकैप्ड भी था। इसकी वजह से वो डॉग्स उसे धीरे धीरे खा रहे थे। तभी कायोंग डेजर्ट में एक लैम्प से टकरा जाती है और उस लैम्प से इब्लिस बाहर आता है, जो कि कायोंग को अपनी 3 विश मांगने का मौका देता है। कायोंग भी पहली विश मांगती है कि उसका भाई उन कुत्तों से बच जाए और एक लंबी लाइफ जिए। तब इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है। उसकी फर्स्ट विश के हिसाब से वो उन डॉग्स के साथ साथ उन डीलर्स को भी मार देता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहते तो कायोंग के भाई को वापस से स्लेव बनना पड़ता। फिर कायोंग अपनी सेकेंड विश मांगती है। वो ये थी कि आज के बाद गोरिया डायनेस्टी के किसी भी बच्चे को अरब में ना बेचा जाए। अब कायोंग की ये विश भी पूरी हुई, लेकिन इस विश के चलते इब्लिस ने वो रास्ता ही सुनामी और अर्थक्वेक से बंद कर दिया जहाँ से बच्चे को बेचा जाता था। इस विश के बाद एंजल ऑफ डेथ यानी कि रियो और इब्लिस दोनों ही कायोंग के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर रियो कायोंग को बताता है कि इब्लिस अपने घमंड में इतना ज़्यादा खो गया है कि उसने कायोंग की अच्छी विश को भी गलत तरीके से पूरा किया और कायोंग को इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार बना दिया, जिससे कायोंग को ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में भला करने के लिए मांगी गई कोई भी विश नहीं होती।
हर विश के बदले उन्हें किसी न किसी चीज़ की डील करनी पड़ती है। जैसे कि कायुंग ने अपने भाई और बाकी बच्चों को बचाने के लिए इतने लोगों की जान ले ली थी, और इब्लिस को अब भी लग रहा था कि उसने एक और छोटे इंसान को करप्ट कर दिया। इसलिए वो उसी वक्त कायुंग के ऊपर बहुत सारे जंगली कुत्तों को छोड़ देता है ताकि वो उससे अपनी आखिरी विश मांगे, अपने जिंदा रहने की रिक्वेस्ट करे। लेकिन जब कायुंग को कुत्ते खाते हैं तब भी वो इब्लिस से कहती है कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं था, और उसकी इस गलती में इब्लिस भी शामिल था, जिसकी वजह से वो अपनी आखिरी विश बताती है कि इस गलती की वजह से उन दोनों को ही बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। और कायुंग की सज़ा तो उसी डेजर्ट में ख़त्म हो जाना था, जो कि धीरे धीरे पूरी भी हो जाती है। लेकिन कायुंग के साथ ही इब्लिस को भी सज़ा मिलती है, और वो कायुंग की बॉडी के साथ ही डेजर्ट में समा जाता है, उसके पास ही रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक रिग्रेट और दुख था। ये सब जानने के बाद अब कायुंग को प्रेजेंट में धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाता है। इधर इब्लिस के लैंप में भी जो आर्ट ग्लास रखा हुआ था उसके अंदर की सैंड अपने आप मूव होने लग जाती है, जिसकी वजह से इब्लिस को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो, एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।